नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। पिछले लगातार कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है यानी कि 26 तारीख को नरेंद्र मोदी की सरकार का गठन हुआ है, तब से मैं अलग अलग क्षेत्रों के एजेंडे को जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, इकोनॉमी से जुड़े हैं, उनको उठाता रहा हूं। और आज मसला है एफडीआई पर चर्चा करने का। सबसे पहले मैं दो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स का बयान आपको दिखाता हूं। जब हम एफडीआई पर चर्चा करते हैं तो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि ये सिर्फ खुदरा क्षेत्र में जो एफडीआई पर हुई बहस है वो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि हम मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के बारे में स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी इजाजत देना ठीक नहीं है, क्योंकि मझौले और छोटे व्यापारी, छोटे किसान पूरी तरह से सशक्त नहीं है। अगर आप मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड में एफडीआई की इजाजत देते हैं तो ये उन्हें प्रभावित कर सकता है। ये निर्मला सीतारमण वाणिज्य और उद्योग मंत्री का कहना है। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं? जिस तरह से पहले चीजें हुई हैं उसने निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुंचाया है और आपको उसे वापस लाना होगा। ये मेरा पहला कदम होगा क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में 100% एफडीआई की इजाजत है, इसलिए 100% एफडीआई को प्रोत्साहित करना होगा। पारदर्शी शासन में उन्हें भारत में आने में मदद करनी होगी। ये रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मिनिस्टर का कहना है। अब आपको मैंने दो बयान दिखाए, एक जो कि पारंपरिक स्टैंड अब है भारतीय जनता पार्टी का, पहले से है, जैसे मैंने कहा पारंपरिक है, और दूसरा बयान जिस क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद का जो कहना है कि जिस क्षेत्र में एफडीआई अलाउड है, यानी कि टेलीकॉम का वो जिक्र कर रहे थे, उसमें कैसे उनको इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आना है। मेरे साथ जो पैनल है उससे हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग एरियाज को समझे। जहां तक एफडीआई का प्रश्न है, मेरे साथ भरत वर्मा होंगे जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के। डिफेंस के क्षेत्र में एफडीआई एक बड़ा मसला रहा है। कैप्टन अभिमन्यु हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। वेणुगोपाल धूत साहब हैं जो कि आप सब जानते हैं, देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वेणुगोपाल धूत। यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया एफडीआई वॉच के, और चेंगल रेड्डी हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कंसोर्शियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन के, किसानों की एक संस्था को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेणुगोपाल धूत, मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिटेल पर जो बीजेपी का स्टैंड है वो ट्रेडिशनल स्टैंड है, लेकिन क्या आपको लगता है जिस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात आप पिछले 1 से 1.5 साल में मेरे तमाम शोज में मेरे साथ करते रहे, चाहे वो मुंबई से हो चाहे वो दिल्ली से हो, एफडीआई वो फॉर्मूला है जिससे आप मौजूदा बाजार में उस मार्केट कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं? हाँ, एफडीआई तो देश में जरूरी है ही, और कई जगह एफडीआई अलाउ है। आप एक देखिए, रिटेल एफडीआई में बीजेपी का स्टैंड शुरू से था कि रिटेल एफडीआई देश में अलाउ नहीं करें, क्योंकि 1 करोड़ व्यापारी है और ये 1 करोड़ व्यापारी कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे व्यापारी अपना बिजनेस करते हैं और उनकी दुकानदारी चलती है, तो इसलिए शायद रिटेल एफडीआई आना मुश्किल लग रहा है। पर रिटेल एफडीआई के काफी दूसरे फायदे हैं। इसके कारण यह है कि रिटेल एफडीआई में आप देखेंगे कि जो भी चीजें हैं वो सब सस्ती हो जाती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके लिए देश के लिए अच्छा रहता है। पर दोनों साइड का इसका 50-50% है, तो ये देख के मुझे लगता है कि रिटेल की एफडीआई अभी नहीं भी आती है तो भी चल सकता है। रिटेल एफडीआई बाद में थोड़े दिन बाद जैसे लोग तैयार हो जाएंगे और यहाँ पे धीरे धीरे इंडियन लोग जो है, इंडियन लोगों को करना है तो रिटेल की सभी परमिशन है, सब जगह हो सकता है। तो क्यों ना मोदी जी का सोचना है कि इंडियन जो है वो ही बाहर जाके मल्टी ब्रांड रिटेल लगाए, पहले इंडिया में लगाए और बाहर अपना बनाए। तो ये कोई आइडिया इतनी बुरी नहीं है। और आप देखिए अगले 10 साल में देश ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा ही पावर सेंटर बन जाएगा इकोनॉमी का,
और ये जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट इतनी बड़ी होगी, 8 से 10% तक ग्रोथ रेट कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो इसमें रिटेल का कंजम्पशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और हर एक टाइप की एफडीआई, जैसे टेलीकॉम एफडीआई 100% अलाउ हो चुकी है, पावर में है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में एफडीआई आएगी। लोगों के पास पैसा है और 100-200 बिलियन डॉलर ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक बहुत बहुत मामूली रकम है। तो वो 200 बिलियन डॉलर मतलब हमारे यहाँ 12 लाख करोड़ है, और 12 लाख करोड़ अगर 2-3 साल में यहाँ पे आके इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाते हैं तो ये 12 लाख करोड़ के साथ में हमारे देश के लोगों के 12 लाख करोड़ लग जाएंगे, और उसके साथ बैंकें उतने पैसे दे देंगी। तो 50 लाख करोड़ का 3-4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए इतने अच्छे निर्णय आज लिए गए हैं। दूध साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन रविशंकर प्रसाद का आज जो स्टेटमेंट था उसके बाद मैं धर्मेंद्र कुमार और चेंगल रेड्डी साहब के पास आऊंगा। वो टेलीकॉम में था। अब टेलीकॉम एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। टेलीकॉम के उतार चढ़ाव के बारे में भी मैंने और आपने बात कही है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि टेलीकॉम में 100% एफडीआई की इजाजत है, इसलिए 100% एफडीआई को प्रोत्साहित करना होगा। पारदर्शी शासन में उन्हें भारत आने में मदद करनी होगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको वेणुगोपाल दूत, आप और हम पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। पारदर्शी शासन, टेलीकॉम वो सेक्टर है जिस पर बहुत सीरियस और गंभीर बीजेपी ने आरोप लगाए कांग्रेस की रिजीम में गड़बड़ी होने के, स्कैम्स होने के। टेलीकॉम एक हिट सेक्टर है जिसको नुकसान हुआ है, उसमें 100% एफडीआई आना एक अलग बात है। लेकिन आपको लगता है कि टेलीकॉम जैसे सेक्टर में सिर्फ एक सरकार के बदलने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ सकता है? मुझे पता रहा है जी जी, आपको पूछ रहा हूं कि सिर्फ एक सरकार के बदलने से क्या टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल। ये वो देखिए, पिछले सरकार को टेलीकॉम बिजनेस समझा ही नहीं, उन्होंने सब गलत डिसीजन ले लिए। नहीं तो आज आपको 10 पैसा मिनट में सब टेलीकॉम सर्विस 3G वगैरह सब मिल जाती थी। फॉरेन के इतने लोग यहाँ पे आ चुके थे, पर फॉरेन में अभी टेलीकॉम में अपना नाम बदनाम हुआ है। पर अभी नई सरकार आई है, नई सरकार, रविशंकर प्रसाद जी ने पहले ही कहा है कि ये जो नुकसान पहुंचा है वो मैं वापस लेके आऊंगा। फॉरेनर्स के आए हैं, आप देखिए यहाँ 5 बड़ी फॉरेन कंपनियों को स्थान हो सकता है, और वो ये आपस में कंपटीशन करके ग्राहकों को बहुत बड़ा फायदा देगी। अभी 3G 4G ऐसी कोई सी सर्विसें आ रही है, और 3-3, 4-4 हजार रुपए में बहुत अच्छे मोबाइल फोन मिल रहे हैं। तो इसका सबका उपयोग करके देश में आगे जाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आना जरूरी है। अभी सिर्फ एक ही वोडाफोन फॉरेन कंपनी है, पर वोडाफोन जैसी और भी 10 कंपनियां वर्ल्ड में हैं। वो सब चाहते हैं कि हमें भी इंडिया आना है। यहाँ 125 करोड़ का मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट एक साथ में कहीं भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि गलत पॉलिसी सी टेलीकॉम में, वो पॉलिसी बदलेंगी तो वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा। हम अलग अलग, जी मैं समझ रहा हूँ वेणुगोपाल दूत, मैं जिसमें मैंने कहा इस विषय पर धर्मेंद्र कुमार, पॉइंट ये है कि जिसमें मैंने कहा रिटेल में बीजेपी का अपना स्टैंड जो है वो पारंपरिक है, पुराना है। पॉइंट ये है कि जब आप टेलीकॉम की बात करते हैं, मैं रविशंकर प्रसाद के स्टेटमेंट को पढ़ा था, मैं वेणुगोपाल दूत की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि नीतियों में समस्या हुई और इसलिए, लेकिन जब वो कहते हैं कि पारदर्शी शासन, अब टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछली सरकार के समय इंटेंस करप्शन की शिकायत की गई। आपको लगता है कि ये खाली एफडीआई का आंकड़ा है या वाकई कॉन्फिडेंस लाएगा? एक तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट के अंदर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक एफडीआई अट्रैक्ट करने का सवाल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि पिछले जब से लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ 1991 से 2006 तक तो हमने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल नेग्लिजिबल एफडीआई हमने अट्रैक्ट किया है। 2006 में हमने रीडिफाइन किया एफडीआई को, उसकी वजह से वो डेटा थोड़ा हमें वैल्यूएबल दिख रहा है। 30 बिलियन पर मतलब एनम आप एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं टुवार्ड्स 2006 टू 2013-14। लेकिन उसके अंदर जो पहलू है इस डिबेट के अंदर, जो एफडीआई अट्रैक्ट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस रूट से आ रहा है, किस लिए आ रहा है। देखिए, 2 तरह के एफडीआई हैं। एक है जो आप नया स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसे हम ग्रीन फील्ड बोल रहे हैं। दूसरा है मर्जर एक्विजिशन वाला, जहां आप ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर, उसको आप एक्वायर कर ले रहे हैं। तो जो तमाम लॉजिक है एफडीआई के फेवर में,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे, जॉब क्रिएट होंगे, प्रोडक्शन बेस इंक्रीज होगा, वो मर्जर एक्विजिशन पे लागू उस तरह से नहीं हो पाता। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो एफडीआई का डेटा है, जो भी इनफ्लो हुआ है, उसमें आधे से ज्यादा मर्जर एक्विजिशन के तहत आया। नंबर एक, तो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना पैसा नहीं आया है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा Manufacturing में नहीं है, ठीक है। प्राइम एम था 1991 के समय में कि हम मैन्युफैक्चरिंग में इसको ड्रॉ करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसमें हम कंप्लीटली फेल्योर रहे हैं। अब सर्विसेज के अंदर इसका फोकस रहा है, अब तक 60% के अराउंड जो है वो सर्विसेज में आ रहे हैं। तो कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए आपसे लंबे बनी हुई है, इन विषयों को समझते हैं। मेरे साथ भरत वर्मा भी मौजूद है, डिफेंस में एफडीआई पर भरत से खास तौर पर बात करेंगे। कैप्टन बनी ये, क्योंकि ये सब ये ना सुनने में लगता है साहब, चलिए एफडीआई का एक पॉलिटिकल बवाल हुआ, मैं उसमें अब कतई नहीं जाऊंगा, जो कि रिटेल को लेकर हुआ, ये स्पष्ट करना सबको बहुत जरूरी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप 100% मान लीजिए टेलीकॉम जैसे सेक्टर में एफडीआई है, लेकिन एक बहुत ही करप्टेबल सेक्टर माना गया है टेलीकॉम को। वेणुगोपाल धूत ने बिल्कुल सही कहा कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हुआ, क्योंकि आपके उस सेक्टर में मैल प्रैक्टिसेस की और गलत नीतियों के आरोप लगे, जो करप्शन में रिजल्ट किया। आप ऐसा क्या करेंगे कि वो कहेंगे हाँ 100% का 100% पैसा हम आपको टेलीकॉम में देंगे? अभिज्ञान जी, करप्शन का और एफडीआई का कोई संबंध नहीं है। करप्शन तो एक सरकार की अपनी कार्यशैली है, ठीक है। और यूपीए सरकार में जिस प्रकार से हमने देखा, केवल टेलीकॉम के अंदर ही नहीं, हर सेक्टर के अंदर करप्शन हो रहा था। यहां तक कि जो एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर भी वॉलमार्ट ने अपना इंटरनल इंक्वायरी करके इस बात को स्थापित किया यूएसए के अंदर कि भारत के अंदर अब तमाम क्लियरेंसेज लेने के लिए करप्शन हुई है। भारत सरकार ने उस पर जांच की नहीं की वो विषय अलग है, परंतु हमारी सरकार का हमने शुरू से ही करप्शन, भ्रष्टाचार और कुशासन को एक मुद्दा बना करके हमने इस पूरे चुनाव को लड़ा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ये संकल्प लेकर के चला है कि सबसे पहला प्रहार हमने मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बाद अगर किसी चीज के ऊपर शुरू दिन से करना है, वो है भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त किया जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो भ्रष्टाचार को एफडीआई से उसका कोई संबंध बना करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो दोनों विषय बिल्कुल अलग है अपने आप में। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि दोनों विषय बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब एक घबराहट पैदा होती है लोगों के भीतर, ये देखते हुए कि तंत्र और सिस्टम करप्ट है, तो वो घबराते हैं अपना पैसा डालने में। उस संदर्भ में मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस दृष्टि से निश्चित तौर पर जिस भी इकोनॉमी के अंदर उसकी जो गवर्नमेंट है, उसका स्टेट है, उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वहां पर पुराने समय से एक्सपोस्ट फैक्टो, वहां पर कानून टैक्स के लगाए जाएंगे और उसमें पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की क्लियरेंसेस नहीं होंगी या करप्शन होगी, तो एफडीआई उसमें नहीं आ सकता। एफडीआई के निवेश के लिए सरकार को एक माहौल वातावरण बनाना पड़ता है। भरत, आप कुछ कह रहे थे? मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं जी, कि आप एफडीआई नहीं लाते हैं, लेकिन आप घर में जो भी डील्स करते हैं, आप एचएएल में डील करते हैं, अब उसमें कोई एफडीआई नहीं आ रही है, आप पैसा दे रहे हैं, उसमें भी करप्शन है। उसमें भी करप्शन। तो जो ये कह रहे हैं कि एफडीआई और करप्शन या दूसरे तंत्र में जो करप्शन है वो हमारी कमी है, उसको अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक कर दें, ट्रांसपेरेंसी ले आए, तो वो करप्शन काफी नीचे आ बात, वो डिलीवरी मैकेनिज्म जिसे हम अंग्रेजी के फ्रेज में कहते हैं। मेरे से चेंगल रेड्डी साहब है, मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूं। सर, आपको लगता है कि जो पारंपरिक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का रिटेल पर, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वो बात कही है, लेकिन जो बाकी क्षेत्रों में एफडीआई खोलकर भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाना चाहती है, क्या वो सोच बीजेपी की सही है? मेरी हमेशा से सोच रही है कि मैंने वाजपेयी सरकार को बहुत करीब से देखा, उस सरकार की इकोनॉमिक डिसीजंस में और कांग्रेस की इकोनॉमिक सोच में बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा फर्क मैं नहीं मानता, कम से कम। रेड्डी साहब। हाँ, देखिए 1990 से जो लिबरलाइजेशन हुआ जी, वो टाइम से जो है टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्टमेंट्स, फ्री मार्केट्स जो बोलते हैं हम, लिबरलाइज्ड पॉलिसी, उसमें एफडीआई भी शामिल है। अब एफडीआई क्यों लाया? पिछले अगर देखें तो पिछले 20 साल के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में, एरोनॉटिक्स में, टेलीकॉम में, सब चीज़ों पे लाया। इसका 4-5 कारण है। एक जो सबसे बढ़िया कारण यह है कि हमारी देशवासियों को ये जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, अच्छा टेक्नोलॉजीज लाने के वास्ते इन्वेस्टमेंट होना,
अच्छा, इन्वेस्टमेंट आए तो, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट आए तो दैट विल, ये जो हमारी देश का इकोनॉमी बढ़ जाएंगे। और ये तो अच्छा, तो आखिरी में क्या है, हम देशवासी जो है दूसरे देश से हम कॉम्पिटिटिव भी बन सकते। अब देखिए हमारा एयरपोर्ट्स है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर वे बराबर है, सब दोस्तों से बराबर है। यहाँ क्या है, ये 20-25 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां आए, जहां तक ये एफडीआई का मामला, वो जो नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी, इनकी वजह से सोचे। यहाँ तक कि जो सब लोग बोले थे अब करप्शन अलग चीज़ है। देखिए करप्शन इधर है उधर है, सब जगह पे है। अगर एफडीआई आए तो भी वही है, नहीं आए तो भी अगर है। यहाँ हमारी जो एफडीआई रिटेल के, जहाँ तक एफडीआई रिटेल के बारे में हमारी जो किसान की सोचना ये है। अब देखिए पिछले हम जो सोचना जरा अलग सोचते। अब इस वक्त क्या है, इस वक्त जो रिटेल है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिटेल है। अब आप देखिए पिछले 10 साल से यूपीए इतना सताया था इन्फ्लेशन, एक जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मीट, ज्यादा से ज्यादा इसी में हुआ। अच्छा, अभी भी एनडीए के सामने यही जो है, कल से एनडीए के सामने यही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अब देखिए प्याज जो है सांगली में समझो वो 30 रुपए में वहां किसान बेचते, एक 24 आवर्स के अंदर वो आजादपुर मंडी आके खान मार्केट पहुंचने में 100 रुपए हो जाता। क्यों हो रहा? तो इसके ऊपर हमारी जो सजेशन था पहले से गवर्नमेंट को कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब देखिए 1,20,00,000 का जो एग्रीकल्चर मैं समझ रहा हूं सर आपके पॉइंट को, मैं समझ रहा हूं, मैं ले रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको माफ करिएगा रोक रहा हूं यहाँ पर। मैं समझ रहा हूं आपके पॉइंट को, क्योंकि आप ये मैंने हमेशा इस पर चर्चा की कि ये तो बड़ी मूल समस्या है कि जिस उत्पादन को आप पैदा करके जिस बाजार में बेचते हैं और वो एक बाजार से दूसरे बाजार शिफ्ट होते होते तक उसकी कीमत 5 गुना हो जाती है। हाँ सही बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम जब लौट कर आएंगे एक और विषय पर, हम एफडीआई पर चर्चा करेंगे। वेणुगोपाल धूत का मानना है कि आपने टेलीकॉम में होने वाले करप्शन ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया। जब मैंने अपनी बात एक्सप्लेन की, जो कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि आप करप्शन को और इसको पूरी तरह से जोड़ कर नहीं देख सकते। हम एक और सेक्टर की बात करेंगे, डिफेंस। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत वक्त हो गया हमें। हाँ सर, मैं आऊंगा वापस आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा वापस। डिफेंस डील्स जो होती हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, एक धारणा है, सिर्फ मैं धारणा की बात कर रहा हूं, इसको कतई भी फैक्ट पर नहीं लेना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आप उसमें भी एफडीआई की इजाजत दे रहे हैं। ये सब कुछ का मकसद है अल्टीमेटली, आखिरकार जो अर्थव्यवस्था है उसको तरक्की के एक पैमाने पर लेकर लाना और एक खुशहाल माहौल बनाना। लेकिन जब आप ये सारे रास्ते खोलते हैं तो कौन से आप मैकेनिज्म्स बना रहे हैं, तरीके बना रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने के? डिफेंस में एफडीआई पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।